हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का लेसन 3 जो कि एक पोयम है एन अप्रैल डे, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पोयम एन अप्रैल डे के पोएट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। दोस्तों, हम लोग इस पोयम को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसे समझें। उससे पहले चलिए पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो दोस्तों, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का जन्म 27 फरवरी 1807 को हुआ था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिकन पोएट थे। ये इनको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी, और ये अपने समय के बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन पोएट थे। अपनी पोएम्स के कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए थे, और पूरे विश्व में इनकी पोएम्स को पढ़ी जाती थी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे अपनी समय के। और अगर इनकी खासियत के बारे में कहा जाए तो ये लिरिक्स पोएम लिखा करते थे, यानी कि ऐसी पोएम्स जिसमें ये आई करके पोएम में अपने आप को दिखाते थे, और पर्सनल फीलिंग और इमोशंस को पोएम के थ्रू सबके सामने रखते थे। दोस्तों, अब इनकी नोटेबल वर्क्स को जानने की बारी आ गई है, या आप मेजर वर्क्स भी कह सकते हैं। तो इनकी जो मेजर वर्क्स थी, मेजर पोइट्री थी, वो थी वॉइसेस ऑफ द नाइट, जो कि 1839 में रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद बैलेड्स और अदर पोएम, जो कि 1841 में पब्लिश्ड हुई थी। और एक चीज जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोएम डे ब्रेक, वो आपकी 11 में होगी आपके सिलेबस में। यानी आप हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोएम को 2 बार पढ़ने वाले हो। पहला अपना क्लास 8 में जो कि आप पढ़ रहे हो एन अप्रैल डे, और दूसरा क्लास 11 में जाने के बाद डे ब्रेक। तो दोस्तों, इतना कुछ हमने जान लिया। अब इस पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये पोएम एन अप्रैल डे वो पूरा पोएम नहीं है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की जो ओरिजिनल पोएम है एन अप्रैल डे, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के आपके सिलेबस में दिया गया है सेम टाइटल के साथ एन अप्रैल डे। और आप उस पोएम को पढ़ोगे, या आप कह सकते हैं उस पोएम के कुछ हिस्सों को पढ़ोगे अपने सिलेबस में। तो दोस्तों, हमें जितना भी कुछ जानना था पोएम को पढ़ने से पहले, हमने उसे जान लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब चलिए पोएम को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने टाइटल पढ़ा एन अप्रैल डे, तो हम लोगों को इस पोएम में अप्रैल मंथ का एक दिन देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सीजन है वो हम लोगों को स्प्रिंग सीजन इस पोएम में देखने को मिलेगा। और तीसरा, इस पोएम में हम लोगों को हैप्पीनेस देखने को मिलेगी पोएम की स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यानी हैप्पीनेस इसलिए क्योंकि जितना भी यहाँ पे कंडीशंस होगा स्प्रिंग सीजन में उस अप्रैल का एक दिन में, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिससे हैप्पीनेस खुद आपको पकड़ में आ जाएगी कि हाँ, इस पोएम का जो टोन है वो हैप्पीनेस है। तो दोस्तों, चलिए मैं पोएम की फर्स्ट स्टांजा को आपको एक बार इसका रेसिटेशन करके आपको देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। When the warm sun that brings seed time and harvest has returned again, it's sweet to visit the still wood where springs the first flower of the plain। दोस्तों, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस फर्स्ट स्टांजा को और समझते हैं। When the warm sun, जब सूरज गर्म रहता है, यानी कहने का ये मतलब है जब सूरज की रोशनी है वो गर्म पहुंचती है पृथ्वी पर, तब दैट ब्रिंग्स सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, तो उस समय बीज बोने का समय होता है, और जो फसल उग गई होती है, जो पहले ही फार्मर्स ने लगा रखा रहता है, उसकी अब कटाई का समय आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप कहोगे कि स्प्रिंग है और कह रहे हैं सर कि देखिए हॉटनेस, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो गर्म पहुंच रही है अर्थ तक। तो देखिए, जो स्प्रिंग सीजन है उसमें जो क्लाइमेट रहता है वो बिल्कुल प्लीजेंट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। तो उस समय जो सूर्य की गर्म रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, गर्म रोशनी जो पड़ती है हम लोगों के ऊपर, तो उस समय स्प्रिंग में बहुत सारी ऐसा फसल होता है जिसको लगाने का समय होता है, बहुत सारी ऐसी फसल होती है जिसकी कटाई का समय होता है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा। हैज रिटर्न अगेन, अब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन को कह रहे पोइट कि अब स्प्रिंग आ गया है, जब पुरानी फसल जो पिछले साल लगाए गए थे अपने टाइम पे,
उसे अब काटने की बारी आ गई है और नई फसल को लगाने की बारी यानी नई फसल के बीज को बोने की बारी भी आ गई है। इट्स स्वीट टू विजिट द स्टिल वुड। और ये समय बिल्कुल सुहाना, बिल्कुल मधुर होता है जब स्प्रिंग के सीजन में हम लोगों को जंगल में एक बार विजिट करना चाहिए, जंगलों में एक बार जाना चाहिए वहां की सैर करने के लिए। वेयर स्प्रिंग्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द प्लेन। और जंगल में जो खाली जगह है जहाँ पे ग्रास उगे हुए हैं पर वहाँ पे ट्रीज नहीं है, वहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे प्लांट में कैसे जो स्प्रिंग का पहला फूल है वो उस प्लेन में यानी उस मैदान में उगा हुआ है और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टांजा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए सेकंड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। I love the season well, where forest glades are teeming with bright forms, not dark and many-folded clouds foretell the coming on of storms. दोस्तों इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन आई लव द सीजन वेल, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मुझे ये स्प्रिंग सीजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वेयर फॉरेस्ट ग्लैड्स आर टीमिंग विथ ब्राइट फॉर्म्स, जहाँ फॉरेस्ट का जो खुला मैदान है जो कि बहुत ज़्यादा हद तक बड़ा है, यानी कि फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं दोस्तों जो कि खाली स्पेस रहता है, वहाँ पे ट्रीज नहीं उगी हुई रहती पर छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो उस प्लेन को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बना दे रही है। नॉट डार्क एंड मैनी फोल्डेड क्लाउड्स फॉर टेल द कमिंग ऑन ऑफ स्टॉर्म्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि आकाश में जो इतने सारे बादल है वो काले बादल नहीं है और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं ये सफेद बादल कि भविष्य में कोई भी स्टॉर्म आने की संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हार्ड वन मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो ग्लेड्स मीन्स होता है जंगल का वो खाली हिस्सा जहाँ पे वृक्ष ना हो। टीमिंग मीन्स होता है दोस्तों भरा हुआ बहुत सारा। फिर उसके बाद फॉरटेल मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। तो आप इन सभी वर्ड मीनिंग्स को अपने बुक में फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों और चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अर्थ लूज इन मोल्ड द सैपलिंग ड्रॉज इज सस्टेंसेस and thrives through sticking to the earth with winter's cold, the dropping trees revives। दोस्तों फर्स्ट लाइन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम द अर्थ लूजिंग मोल्ड। दोस्तों लूजेंट मोल्ड मीन्स होता है ढीला ढाला, पर यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके हिसाब से अगर वर्ड को अगर हम लोग ले लूजेंट मोल्ड तो यहाँ पे इसका मीन्स होगा फाका जमीन या फिर आप दरार कह सकते हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे इस लाइन में कि अर्थ की भूमि में जो दरार बन जाती है जंगलों में उसमें द सैपलिंग स्ट्रॉ सस्टेंसेस। सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, ठीक है। तो जो सैपलिंग्स है यानी छोटा पौधा जो है उसमें से निकल के बाहर की ओर आती है, यानी वो प्लांट ग्रो करता है, उगता है और उसको जितनी भी चीज चाहिए उसका नरिशमेंट के लिए, उसको ग्रोथ के लिए वो वहां से उस चीजों को अपने अंदर खींच लेता है यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो और अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। एंड थ्राइव्स, और फिर वो अपने आप को क्या करता है उन नरिशमेंट को और जितने भी उसको वाटर की जरूरत है, न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो जमीन से ले लेता है और अपने आप को फ्लोरिश कर देता है, यानी अपने आप को एक अच्छा सा लाइफ देने की कोशिश करने लगता है क्योंकि प्लांट को भी बहुत कुछ की जरूरत होती है उसको सरवाइव करने के लिए, है ना। तो वो सैपलिंग क्या करता है जहां से वो उगता है यानी कि जमीन से, तो यहाँ पे तो दरार वाली जमीन कहा जा रहा है, तो जहाँ दरार से उगता है वहां से सस्टेंसेस यानी जितनी भी उसे जीने के लिए हेल्दी न्यूट्रिशंस की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, वो उसे ले लेता है और थ्राइव्स और फिर अपने आप को क्या करता है उन न्यूट्रिशंस वाटर की मदद से क्या करता है अपने आप को एक अच्छा सा लाइफ देता है यानी अपने आप को पूरा फुलफिल कर लेता है जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी तरीका से हो सके। थ्रू स्ट्रिकिंग टू द हर्थ विथ विंटर्स कोल्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब विंटर की सीजन आ जाती है तो वहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे बात किया जा रहा है क्योंकि पोइट अमेरिका के रहने वाले थे, तो यहाँ पे जितना भी कुछ हम लोग पढ़ रहे वो अमेरिका को लेकर पढ़ेंगे। तो अमेरिका में ठंडी के समय में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिससे क्या होता है ठंड पड़ने के कारण गाछ जो है वह झुक जाते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं द ड्रॉपिंग ट्रीज रिवाइव। जो ट्री है
वो झुक जाती है नीचे की ओर, क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि पोएट का काम है वो कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से सुंदरता से बताएंगे, है ना। तो पोएट कहता है गाछ को ठंड लगता है, उसके हर्ट में वो इतना ज़्यादा असर करता है, स्ट्रिकिन मतलब प्रभाव करता है, असर डालता है कि वो गाछ जो है सर्दी के ठंड के कारण झुक जाता है। और जैसे ही स्प्रिंग आता है उसे वार्म सन मिलता है, उसकी लाइट मिलती है, वार्म लाइट, जिसके कारण वो जो ड्रॉपिंग ट्रीज है वो फिर से रिवाइव हो जाता है, यानी वो फिर से तंदुरुस्त हो जाता है, तरोताजा हो जाता है और फिर से अपना जो लाइफ है उसे अच्छी तरीके से जीता है। क्योंकि स्प्रिंग का सीजन यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो हैप्पीनेस को यहाँ पे दिखा रहा है। ये पोएम हैप्पीनेस को लेके, और स्प्रिंग जो सीजन है उसमें जो मौसम है वो बिल्कुल प्लीजेंट रहता है, यानी नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इस कारण से सभी भी लिविंग बींग्स हो उनको रहने के लिए वो बिल्कुल एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है ना दोस्तों। तो हमने इस स्टांजा को भी अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। The softly warbled song comes from the pleasant woods, then colored wings glance quick in the bright sun that moves along the forest openings. The softly warbled song, दोस्तों वॉर्बल्ड सॉन्ग मीन्स होता है ऐसा सॉन्ग जो कि तुरंत तुरंत चेंज होता रहे और उसकी जो आवाज है वो एक दूसरे से अलग रहे। ऐसा सॉन्ग हम लोगों को फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स रहती है जो कि अलग अलग तरीका से चहचहाती है। किसी की आवाज मधुर रहती है, किसी की आवाज कर्कश रहती है, किसी की आवाज जो सुनने में हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, किसी की आवाज सुनने में उतना अच्छा नहीं लगती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग हुआ। अब मैंने यहाँ पे कहा बर्ड्स की सॉन्ग, मैं एनिमल्स की बात भी कर सकता था पर मैंने बर्ड्स की सॉन्ग इसलिए कहा क्योंकि इस स्टांजा में आपको बर्ड को लेकर ही पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पे जो पोएट है वो बर्ड की सॉन्ग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको वॉर्बल्ड सॉन्ग मीन्स क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन को समझते हैं। द सॉफ्टली वॉर्बल्ड सॉन्ग, यानी सॉफ्टली मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है मधुर, ठीक है, जो कि कोमल हो, तो वो मधुर कोमल सा पक्षियों का गाना जो कि समय समय पे तुरंत तुरंत बदल रहा हो, कम्स फ्रॉम द प्लीजेंट वुड्स। दोस्तों यहाँ पे वुड्स मीन्स लकड़ियां नहीं होगी, यहाँ पे वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पक्षियों के गान उस सुहाने जंगल से आ रही है। एंड कॉलर्ड विंग्स, दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिया कि पोएट जो है वो हम लोगों को पक्षियों के बारे में बताना चाहते हैं, और विंग्स किसकी रहती है तो पक्षियों की, तो इसीलिए यहाँ पे कलर्ड विंग्स लिखा हुआ है, यानी पोएट कहना चाहते हैं कि उस सुहाने से जंगल से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड जिसकी पंखों की कलर भी डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी मधुर आवाज सुनाई देती है, जो कि हम लोग को जंगलों में सुनाई देगी अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो। ग्लैंस क्विक इन द ब्राइट सन, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चमकदार सूरज की रोशनी जब पक्षियों पे जैसे ही उसका पहला किरण पड़ता है, पक्षियाँ उड़ के चली जाती है। अच्छा, अब सवाल है पक्षियाँ कहाँ उड़ के जाती है, तो वो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो डैट मूव्स अलोंग द फॉरेस्ट ओपनिंग्स, तो वो पक्षियाँ सूरज की किरण को अच्छी तरीका से अपने पर पड़ने देना चाहती है, इसलिए वे उड़कर जंगल के उस हिस्से में चली जाती है जहाँ पे जंगल खुला हुआ रहता है, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं पर कम मात्रा में रहते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी आराम से उस तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमने इस स्टांजा को भी कवर कर लिया। अब चलिए जो हमारा आखिरी स्टांजा है उसे देख लेते हैं और इस पोएम का द एंड करते हैं। When the bright sunset fills the silver woods with light, the green slope throws its shadows in the hollows of the hill, and white the upland glows. दोस्तों सूरज के डूबने को हम लोग सनसेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज के डूबने को ब्राइट कहा जा रहा है, सनसेट को ब्राइट कहा जा रहा है, यानी जब सूरज डूबता है तो उस समय जो उसकी रोशनी रहती है वो भी बहुत ही ज्यादा चमकदार रहती है, जो कि फिल्स द सिल्वर वुड्स विथ लाइट, जो कि उस जंगल उस फॉरेस्ट को बहुत ही चमकदार बना देती है और पूरे लाइट से भर देती है। अब आप कहोगे कि ये तो दिन के समय में होता है कि रोशनी बहुत ज्यादा उस समय चमकदार रहती है, तो वो जंगलों को क्या करती है पूरा ब्राइट कर देती है, यानी सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर में सिल्वर कलर नहीं ब्राइट कहना चाह रहे पोएट, तो ब्राइट कर देती है, चमकदार बना दे रही है। पर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है सनसेट जो है वो जंगल को ब्राइट कर देती है,
तो वो हम लोगों को पता चलेगा हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब। द ग्रीन स्लोप थ्रोज इज शैडोज इन द हॉलोज ऑफ द हिल। दोस्तों ग्रीन स्लोप मीन्स होता है हरा ढलान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो हरा पहाड़ है और जिसकी ढलान पे सनसेट की तिरछी रोशनी पड़ रही है, वो एक शैडो बना रही है, एक बड़ी सी शैडो, क्योंकि तिरछी रोशनी पड़ेगी तो बड़ी शैडो बनेगी। तो उस ग्रीन स्लोप की एक बड़ी सी शैडो यानी बड़ी सी परछाई बना रही है, जो परछाई किसी दूसरे हिल यानी दूसरे पहाड़ की जो लो लैंड है यानी नीचे वाली हिस्सा है उसमें पड़ रही है, और उस दूसरे पहाड़ की लो लैंड वाली एरिया को पूरा अंधकार से भर दे रही है। वहां पे पूरा अंधकार छा जा रहा है। एंड वाइट द अपलैंड ग्लोज। पर इससे ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी हिल का लो लैंड में अंधकार पड़ जाए तो उसका जो अपलैंड वहां पे भी अंधकार रहेगा, क्योंकि जो परछाई है वो नीचे बनेगी, है ना, ऊपर तो बनेगी ही नहीं क्योंकि सूर्य ऊपर है। तो इस कारण से नीचे तो अंधकार हो जा रहा है, पर जो ऊपर का हिस्सा है उस हिल का अपलैंड है यानी ऊपरी हिस्सा हिल का, वो पूरा सूर्य की जो रोशनी है उससे जगमगा जा रहा है, पूरा चमकदार हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि किस तरीका से जो सनसेट की रोशनी है वो भी अपलैंड ऑफ द हिल यानी हिल का जो अपलैंड है उसे भी जगमगा दे रही है, उसे भी रोशनी से भर दे रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये पोयम को कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको ये पोयम अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशंस मिलती है आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाने की। और हाँ, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल में सिलेक्ट करें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पास्ट की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी हमें बता सकते हैं, और आपका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।